बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाम का वक्त था। मैं खाला शाजिया के यहाँ खीर देने गई तो देखा वहाँ कुछ हलचल सी मची हुई है, बड़ा शोर पड़ा है। मैं भी हैरान हो गई क्योंकि खाला शाजिया बेवा थी, उनकी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ एक ही बेटी थी और कोई बेटा भी ना था, यानी इकलौती बेटी। और माँ अपने घर में अकेली रहा करती थी। पर आज उनके घर में इतनी हलचल देखकर मैं सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तभी अंदर झांक कर देखा तो 4-5 आदमी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, जबकि उनके साथ एक औरत भी थी। ये देखकर तो मुझे और ज्यादा हैरत हुई थी कि खाला शाजिया के घर इतने सारे आदमी आखिर क्या कर रहे हैं। मैं उनको देखने लगी। उन्हें देखकर लगा कि जैसे ये किसी तफ्तीश के लिए आए हों। गोया इनके लंबे चौड़े कद और जिस्म थे, मजबूत लोग थे। उनको देखते ही महसूस हो रहा था कि किसी बड़े ओहदेदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं या बहुत ही ताकतवर हैं। बहरहाल मैंने शाजिया को ढूंढा मगर शाजिया कहीं न मिली। तभी किचन में नजर पड़ी तो देखा शाजिया उन लोगों के लिए चाय बना रही थी। मैं झट से शाजिया के पास पहुंच गई। शाजिया से मेरी इतनी को पक्की दोस्ती तो ना थी, पर हम लोग काफी अरसे से हमसाए थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मैंने शाजिया से जाकर पूछा कि ये लोग क्यों आए हैं और तुम यहाँ खड़ी चाय क्यों बना रही हो। बोली कि मालूम नहीं, आज दोपहर को ही हमारे घर आए थे, दरवाजा बजाया, कहा कि आपसे जरूरी बात करनी है, तभी अम्मा इनको ड्राइंग रूम में ले गई हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अम्मा ने इन लोगों को खुद बुलाया है, वैसे ये लोग मुझे ठीक नहीं लगते। शाजिया कंधे उचकाकर बोली, हाँ, इनकी ठीक होने या खराब होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इनके लिए बस अम्मा के कहने पर चाय बना रही हूँ। अच्छा, इनके साथ ये औरत कौन है? मैंने तजस्सुस से पूछा। अरे भाई, मुझे क्या पता, मैं तो खुद इनको नहीं जानती, उसने बेजारी से कहा। तो मुझे लगा वो तंग हो रही है। मैं वापस अपने घर आ गई। शाम को वापस अपना बर्तन लेने के लिए खाला के घर आई। मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कौन थे, तो बोली कि मेरी बेटी का रिश्ता लेने आए थे। मेरे तो जैसे दिमाग को ये सुनकर एक झटका लगा था। क्या मतलब खाला, बेटी का रिश्ता लेने आए थे, यानी शाजिया का रिश्ता हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने पुरशिकवा निगाहों से शाजिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शर्माने के आसार जाहिर हो रहे थे। तभी खाला शाजिया हंसकर बोली, अरे बेटी, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था कि ये इसका रिश्ता मांगने आए हैं। इन्होंने तो कहा था कि बस आपसे बात करनी है। सच पूछो तो इन्हें देखकर मुझे लगा था कि ये पोलियो के कतरे पिलाने आए हैं। मुझे पता नहीं था कि इनकी हकीकत क्या है। खाला शाजिया खुद ही हंसने लगी। ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात बताई आपने खाला। मैं भी हंस पड़ी। अच्छा, तो फिर लड़का क्या करता है? ये तो इतने सारे थे, रिश्ता किसका मांगने आए थे? मैंने खाला शाजिया से पूछा तो बोली, कारोबारी खानदान है, इन सब लोगों की अपनी अपनी मिलें हैं। खाला शाजिया बताने लगी तो मेरी आंखें मारे हैरत के फैल गईं। अच्छा, वाकई? हाँ हाँ, मैं तुम्हें अगली बार इन लोगों के घर भी लेकर जाऊंगी। मेरे साथ तुम तो जानती हो कि साथ खड़े होने वाला भी कोई नहीं है। तुम देखना, ये तो कह रहे थे कि हमारा भरे शहर में बहुत ही खूबसूरत बंगला है। मैं भी ये बातें सुनकर बड़ी खुश हुई थी। हर लड़की चाहती है कि वो जिस घर में जाए वहां पर खूब दौलत हो। मैंने भी सोचा काश शाजिया की तरह मेरी भी शादी हो जाए और एक ऐसे ही घर में। बीए किए हुए मुझे आज से 3 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक मेरा ढंग का रिश्ता नहीं आया था। मुझे यकदम शाजिया की किस्मत पर रश्क आने लगा। पर फिर एक बात जहन में आई तो खुशी भी हुई कि शाजिया के 7 देवर थे, यानी कि अगर मैं चाहती तो शाजिया के घर में भी जा सकती हूँ। ये बात सोचते ही मेरे जहन में बहुत सारी बातें आने लगी। सोचा कि शाजिया से बना कर रखूंगी, क्योंकि शाजिया की दोस्ती का मुझे फायदा भी होगा। चनाचे अब मैं शाजिया के आगे पीछे रहने लगी। वो जो भी बात करती मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती, उस पर कोई तनकीद न करती। हालांकि मुझे बहुत सारी चीजें मशकूक भी लगती थी, पर मैं खामोश ही रहती थी। खैर, कुछ दिन और गुजर गए। खाला शाजिया के हाथ से खबर आई कि रिश्ते की बात हो गई है। मंगनी करने के लिए सुबह वो लोग आ रहे हैं। मैं भी शाजिया की मंगनी में शरीक होने गई। इन लोगों ने तो जो चीजें लाई थी उन्हें देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं।
शाजिया के लिए शादी से भी ज्यादा महंगा जोड़ा और सोने और हीरे के जेवरात लाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे शादी इंसानों की ना हो बल्कि जिन्नों की हो, जिनके पास दुनिया भर का खजाना, खूबसूरत मलबूसात और न जाने क्या क्या मौजूद था। ये लोग तो 10 किलो सिर्फ मिठाई लाए थे। मिठाई खाकर हम सब लोग बहुत खुश भी हुए और उसकी किस्मत पर रश करने लगे जो इस घर में जा रही थी। वाकई बहुत ही अमीर खानदान लगता था कोई। मगर एक मसला था कि अभी तक शाजिया के घर वालों से हम लोग मिले नहीं थे। मेरी खाला ने यही कहा था कि ये लोग किसी से ज्यादा बात नहीं करते, कारोबारी लोग हैं, सिर्फ काम की बात करते हैं। मैं खाला की बातों को सुनती और बड़े गौर से सुनती थी, क्योंकि अब मुझे शाजिया से यही बात कहना थी कि वो मेरे भी रिश्ते का बंदोबस्त कर ले। बहरहाल कुछ अरसे में शाजिया की शादी हो गई। वो धूमधाम से रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। वो तो इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। शाजिया ने अपने घर में पेट भरकर खाना नहीं खाया था, पर जिस जगह वो जा रही थी वहां तो मान लो कि जैसे जन्नत का सा समा था। रिस्क की फरावानी, हर चीज की आज़ादी, किसी चीज पर कोई पाबंदी नहीं थी। बस अब मुझे अपने रिश्ते की पड़ी थी। मैं चाहती थी कि शाजिया के घर में किसी तरह मैं भी सेट हो जाऊं। फिर मेरी उम्मीदें पूरी होने का वक्त आ गया। एक दिन शाजिया जब मैके आई, उसने खूब मेकअप किया हुआ था। ऐसे खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे कि मैंने कभी उन कपड़ों का तस्वर भी नहीं किया था। यूं कहूं कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी तो गलत नहीं, पर न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक उदासी थी। लगता था जैसे उसकी रूह अंदर से मर गई हो। मैंने उसे देखा तो मुझे भी बहुत परेशानी हुई। मैं समझी कि खुदा न खास्ता कोई और मसला है। तब मैं उसके घर जाकर बैठी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? कहने लगी, परेशान न हूं तो क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, वो जैसे होश में आ गई और संभल कर बोली, देखो ना, मुझे अपने घर में 7 देवरों के कपड़े धोना पड़ते हैं, उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। अब मैं एक अकेली जान हूँ, मैं क्या क्या करूँ? अगरचे वहां पर नौकर हैं क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन फिर भी नौकरों के सर पर खड़े होकर काम करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी एक ही जेठानी है, वो तो घर का कोई काम नहीं करती, पर मुझे इन सब की आदत नहीं है। तुम तो जानती हो अम्मा ने मुझे हमेशा सफाई पसंद ही बनाया है, इसलिए मैं घर को साफ सुथरा देखने की आदी हूँ। मगर ये लोग बहुत अजीब हैं, घर आते ही इतना गंद मचाते हैं कि घर कबाड़ खाना लगने लगता है। मैं शाजिया की बातें सुनकर बोली, अरे इसमें तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा अमीर है, तुम वहाँ कोई भी लड़की ला सकती हो। लड़की? शाजिया हैरत से बोली, हाँ लड़की ला सकती हो तुम। मैंने कहा ना, वहाँ नौकरों की जरूरत नहीं है। शाजिया मुंह बसोर कर बोली, तो हाँ तो क्या हुआ, तुम अपने देवरों की शादी करा दो, सब देवरों की एक एक करके शादी कर दो, उनको संभालने वाली कोई ना कोई आ जाएगी, फिर वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। मेरी बात सुनकर वो मायूसी से बोली, मैं कैसे शादी करा सकती हूँ, कोई ढंग का रिश्ता मिले तो ही बात करूँ ना। मैं उसकी बात सुनकर शर्माने लगी तो वो बोली, अरे हाँ मुझे याद क्यों नहीं आया, तो मेरी बचपन की सहेली है, क्यों ना मैं अपने देवर का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग लूं। आखिर शाजिया ने वो बात कह ही दी थी जिसका मुझे इंतजार था। मैंने बज़ाहिर तो इतनी खुशी जाहिर नहीं की, लेकिन शाजिया से कहा कि तुम अपने देवर और अपनी जेठानी को लेकर मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने जरूर आओ। अम्मा को तुम लोग माकूल लगोगे तो वो हाँ कर देंगी, मेरा क्या है, मैं तो घर वालों की मर्जी पर चलूंगी। शाजिया ने खुश होकर मुझे गले लगाया, पर न जाने क्यों उसके चेहरे पर पजमर्दगी सी छाई थी। लगता था कि वो इस बात से भी खुश नहीं हुई, हालांकि मैंने बैठे बिठाए उसे हल पेश कर दिया था। खैर कुछ दिन के बाद ही वो अपने उस लंबे चौड़े खानदान के साथ हमारे घर आ गई। उसने बाकायदा मेरा रिश्ता मांगा, अम्मा को यकीन दिलाया कि मैं खुश रहूंगी। अम्मा ने लोगों से बातचीत की। मेरी तरह अम्मा दौलत की भूखी नहीं थी। अब्बा को तो ये लोग बड़े माकूल लगे थे, पर अम्मा का दिल जैसे इस रिश्ते के लिए मान नहीं रहा था। खैर ये लोग बात पक्की करके चले गए, क्योंकि अम्मा ने तो शुरू से ही रजामंदी का इजहार किया था। अम्मा ने तो उन लोगों के जाने के बाद अब्बा से कहा कि मैं इन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ, इनके खानदान में सब मर्द ही हैं,
मैं ऐसे खानदान में अपनी बेटी को नहीं ब्याहूंगी। अब्बा ये बात सुनकर हंसने लगे और बोले, जिस घर में मर्द होते हैं वहाँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं होती। ये तो खुदा का शुक्र है कि इसके साथ नंदे नहीं हैं। अगर 7 देवरों की बजाय इसके भी 7 नंदे होती तो मैं कभी भी इस बात पर राजी नहीं होती। बहरहाल तुम देख लो, मुझे तो ये शख्स बहुत माकूल लगता है जिसका रिश्ता लेने के लिए तुम्हारी सहेली आई थी। अब्बा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, अब्बा मुझे आपके फैसले पर यकीन है। अगर आपने अच्छा समझा है तो उनमें कोई न कोई अच्छी बात होगी। मैं अम्मा को सुनाने लगी, पर अम्मा इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद हम सब इस बात को भूल भाल गए। फिर ये बात हमारे खानदान वालों को पता चल गई। सब लोगों ने भी हमसे मुख्तलिफ बातें कहीं, पर अम्मा कह रही थी कि मैं इस्तिखारा करूंगी। अगर इस्तिखारा अच्छा ना आया तो हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। पर अब्बा ने कहा कि जब हमें आंखों देखी हालत समझ आ रही है, हमें पता है कि ये लोग कितने अमीर हैं, घर में कोई ऐसी वैसी चीज भी नहीं जो हमारी बेटी को दुख दे, तो फिर इन सब बातों का कोई मकसद, कोई मायने नहीं है। तुम इस्तिखारा ना करो, वैसे भी तुम कोई वली अल्लाह नहीं हो। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता इन्हीं लोगों में करना है। अब्बा ने छानबीन भी करा ली थी। आसपास के लोगों ने इनके बारे में अच्छी खबर ही दी। यूं हम लोगों ने इस रिश्ते के लिए बाकायदा तैयारी शुरू कर दी। अब काफी दिन गुजर गए थे। अब्बा ने मेरी बात पक्की कर दी तो मेरी मंगनी की तैयारियां होने लगी। अम्मा बहुत परेशान थी, बोली कि मुझे अच्छा ख्वाब नहीं आया। पर अब्बा ने मेरी शादी इन लोगों में कर दी। यूं मैं शाजिया के देवर मुईज की दुल्हन बनकर उस बड़े से बंगले में आ गई। मगर शाजिया मेरी शादी में भी परेशान रही। मैंने उसे एक पल के लिए भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मुझे लगा जैसे वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, लेकिन उसने मेरे रिश्ते की बात खुद ही की थी। मैं क्या कह सकती थी। मुझे लगा कि शायद उसे अपनी शादी याद आ रही है, क्योंकि वो भी कम उम्र में ब्याही गई थी। उसकी माँ ने तो इसलिए उसकी शादी कर दी थी क्योंकि वो बेवा थी, पर मेरे माँ बाप ने, यानी मेरे अब्बा जी ने, इन लोगों की दौलत और इमारत देखकर ही शादी की थी। मैं शादी होकर जिस जगह पर आई थी वो बहुत बड़ा बंगला था। देखकर लगता था जैसे कि ये अरबों का बड़ा बंगला बनाया गया हो, क्योंकि इसमें दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। पीने को साफ शफाफ पानी, और हत्ता कि बाजार से जो चीज़ मंगवाना होती सब लोग घर से फ़ोन करते तो बाजार से चीज़ दरवाजे तक पहुंचा दी जाती। कुछ दिन तो मैं बहुत खुश रही। मेरा शौहर मगर जब भी मेरे पास आता तो वो चुप सा ही रहता। मुझे देखकर भी उसके अंदर कोई जज्बा बेदार न होता। मैं उससे बात भी करती तो वो मुझसे ऐसे रवैया रखता जैसे मैं उसकी बीवी नहीं बल्कि पड़ोसन हूँ। अभी तक हमारे दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं इस्तवार हुआ था। वो मुझसे दूर दूर ही रहता, अलबत्ता खुश इखलाक बहुत था, बहुत हंसाता, घुमाता फिराता भी था। एक दिन मुझसे कहने लगा, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन को लेकर हम रिश्तेदारों के यहाँ दावत पर जाते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने कहा क्यों नहीं, इसी बहाने आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी। मेरी बात का मतलब न समझते हुए वो बोला, तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। मैं तो तुम्हें इस तरह रखूंगा जैसे लोग अपने सोने की चिड़िया को रखते हैं। कभी लालच नहीं करूंगा, बल्कि तुम पर ज्यादा पैसा लगाऊंगा। अपने शौहर की ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस बात का मकसद क्या था। क्या मैं अपने शौहर के लिए सोने की चिड़िया थी? इसका मतलब वो मुझसे कोई फायदा हासिल करना चाहता था। ये बात सुनने के बाद मैं मुहतात हो गई थी। अब तो दावत में जाने का मतलब भी यही था कि वो मुझे किसी न किसी से मिलवाना चाहता था। क्या ऐसा ही है या फिर मैं शक कर रही हूँ? ये सोचकर मैं खामोश हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस बारे में शाजिया से भी ज़रूर बात करूंगी। और सबसे ज़्यादा खतरे वाली बल्कि अजीब बात तो ये थी कि मैं जब से इस घर में आई थी मैंने शाजिया को नहीं देखा था। शाजिया सुबह कहीं नजर आती या दिन के वक्त, उसके अलावा शाजिया की ना ही कोई बात होती और ना ही वो मुझसे कोई बात करने की कोशिश करती। बस खामोश सी रहती थी जैसे उसे किसी का डर हो और वो परेशान रहती हो। बहरहाल दिन गुजरते गए। मेरा शौहर मुझे दावतों पर लेकर तो जाता, पर मैं वहां लाख इसरार के बावजूद भी कोई चीज़ ऐसी ना खाती जो मुझे अलग से दी जाती। मैं वो ही खाना खाती जो सब लोग खा रहे होते।
और एक बार ऐसा ही हुआ जब मेरा शौहर मुझे दावत में ले गया तो कहने लगा, ये बोतल पी लो। पर मैंने वो बोतल नहीं पी, बल्कि उसे कहा कि ये तुम पी लो, मैं तो वही पीऊंगी जो सबने पी है। अब शायद मेरे शौहर को अंदाजा हो गया था कि मैं उसकी चालाकियों को समझने लगी हूँ, इसीलिए वो मेरे लिए कुछ मुख्तलिफ सोच रहा था। कुछ दिन और गुजरे। अब मैं शाजिया से इस बारे में खुलकर बात करना चाहती थी। एक दिन मैंने शाजिया से कहा कि शाजिया, बड़े दिन हुए तुम और मैं मायके नहीं गए, ऐसा करते हैं कि एक चक्कर लगा आते हैं। मेरी बात सुनकर शाजिया खौफजदा हो गई। बोली, तुमने इजाज़त ले ली अपने शौहर से? मैंने कहा, इजाज़त की क्या बात है, वो तो मेरे पास ही नहीं आता, मुझसे बात नहीं करता, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं मायके चली जाऊँ। कानों को हाथ लगाकर बोली, ऐसा ना करना, ऐसा ना हो कि तुम पर मुसीबत आ जाए। कैसी मुसीबत शाजिया? मुझे क्यों लगता है कि तुम इन लोगों से डरती हो। मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारा और इनका डर का रिश्ता है। मेरी बात सुनकर शाजिया चुप हो गई। मैं शुरू से ही तेज तराज थी, पर शाजिया हमेशा से ही ऐसी मासूम सी दिखती थी। मेरी बात पर भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम खामखा शक कर रही हो। पर अब मैंने सोच लिया था कि मैं इन घर वालों की सभी आदत का पता लगा कर रहूंगी। खैर, उस दिन हम लोग मायके चले गए। शाजिया यूं ही चुपचाप रही। मैक्सी से वापसी पर मेरा शौहर मुझे लेने आया। मैंने कहा, तुम बहुत देर से आए हो, मेरे अम्मा अब्बा से भी नहीं मिले। बोला कि तुम्हारी कोई बहन है। मैं उसकी बात पर चौंक गई। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। जल्दी से मेरे भाई की शादी करनी है। हम सब सातों की शादी हो जाए तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर तुम्हें मायके छोड़ने के लिए तुम्हारी देवरानियां जेठानियां भी तो होंगी। उसकी बात सुनकर मैं काफी ज्यादा परेशान भी हो गई थी, पर अब मैं इन लोगों का मकसद समझ गई थी। ये जल्द से जल्द सातों की शादियां करना चाहते थे। हाँ ठीक है, तुम्हारी भाइयों की शादी जल्द हो जाएगी, पर मुझे ये तो बताओ कि तुम शादी करने के लिए क्या किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में हो? हाँ हाँ, हमारे घर में सिर्फ खूबसूरत लड़की ही आ सकती है, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, बस खूबसूरत होनी चाहिए। मेरे शौहर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपना शिनाख्ती कार्ड देना, मैं किसी मैरिज ब्यूरो में इन सब की रजिस्ट्रेशन कर दूंगी, उसके बाद तुम लोग सब आसानी से शादी कर सकते हो। मैंने बात चालाकी से की थी। मैं इन सब के शिनाख्ती कार्ड देखकर ये अंदाजा लगाना चाह रही थी कि इन लोगों का ताल्लुक कहाँ से है। बहरहाल हम लोग घर पहुंचे। मैंने अपने शौहर से शिनाख्ती कार्ड मांगा तो इसने मना कर दिया, पर फिर मेरा शौहर रोज बरोज मुझ पर दबाव बढ़ाने लगा। बोला, अपनी बहन से मेरे भाई की शादी करवाओ। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मेरे अम्मा अब्बा नहीं मान रहे, उनसे बात की थी मैंने। फिर उसे गुस्सा आ गया। बोला कि ऐसे कैसे नहीं मान रहे, अगर तुमने मेरे भाई की अपनी बहन से शादी न कराई तो मैं तुम्हारा बुरा हशर कर दूंगा। मैंने कहा, वो क्यों? मैं तहम्मुल से काम ले रही थी, ज्यादा से ज्यादा मालूमात लेना चाहती थी, पर मुझे कोई मालूमात नहीं मिली। बिलाखिर मैंने शाजिया से खुलकर बात कर दी। कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बोली कि खुदा के लिए ऐसा न करो, मेरी भी ये लोग जान ले लेंगे। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है, क्या तुम यहाँ जबरदस्ती रहती हो? बोली कि हाँ, ये 7 लोग भाई नहीं हैं, बल्कि ये तो एक गैंग है जो बस मुख्तलिफ खूबसूरत लड़कियों को ब्याह कर अपना कारोबार शुरू करना चाहता है। अभी तो इन लोगों ने ये कारोबार इसलिए नहीं शुरू किया कि अगर ये ऐसा करेंगे तो बाकी लड़कियां अपने घर वालों को कह देंगी, तब ये लोग बदनाम हो जाएंगे। पर मैं यहाँ साल से रह रही हूँ, मैं इन्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। इन्होंने तुम्हारा रिश्ता भी जबरदस्ती ही करवाया था। मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं तुम्हारे घर जाकर रिश्ता मांगूं, वरना मैं कभी भी तुम्हें इस जहन्नुम में फंसने का ना कहती। मैं शाजिया की बातें सुनकर हैरान रह गई। शाजिया ने और भी इंकिशाफात किए। कहा कि इन लोगों ने जरूर तुम्हारी कोई न कोई वीडियो बना ली होगी, ये अब तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, तुम यहाँ से निकल नहीं सकती। पर मैं भी बड़ी चालाक थी। मैंने बचपन से ही अपना सर झुकाना नहीं सीखा था। मैंने अपने शौहर के साथ दोस्ती कर ली। मैंने उसकी हर बात, हर राज इस तरह उगलवाया कि उसको खुद भी खबर न हुई। ये तो भला हो शाजिया का कि मैं इन लोगों की असलियत जान गई थी। मैं अपने वो सारे सबूत महफूज करती रही जो इस खानदान को जेल तक पहुंचाने के लिए काफी थे। खानदान क्या, मैं गैंग ही कहूंगी। और फिर मैंने अपने अब्बा को सारी बात बता दी। अब्बा को शाजिया और उसकी माँ पर भी अफसोस होने लगा, क्योंकि पहली तस्दीक उन लोगों ने की थी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं।
अम्मा कहने लगी कि एक बेवा औरत जो घर से कभी बाहर गई ही नहीं, तुम्हें उसके कहने पर अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए थी, छानबीन कर लेते तो अच्छा होता। बहरहाल अच्छी बात ये थी कि अभी तक इन लोगों के पास मेरी कोई वीडियो नहीं थी। अलबत्ता शाजिया को ये लोग काफी फंसा चुके थे। अब्बा ने एक यतीम लड़की की भी मदद की और मेरी भी। यूं हम दोनों को खुला लेकर दे दी और इन लोगों के जेल में बंद कराने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब न हो सके, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ का निजाम तो है नहीं। लेकिन मुझे शुक्र है कि मैं और शाजिया इन लोगों के चुंगल से बच गए, वरना आज न जाने हम किसके घर की जीनत होती और किस बाजार में बिक रही होती। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।